नमस्कार। मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड़ से आपका पुनः स्वागत करती हूँ। ध्रुव स्वामिनी को समझने के क्रम में हमने उसका संक्षिप्त सारांश पिछले ई व्याख्यान में आपको समझाया और उसके शास्त्रीय स्वरूप पर, यानी कि एक नाटक के संदर्भों में उनमें किन तत्वों को होना चाहिए, किन तत्वों पर उस पर बात की जानी चाहिए, उसके पात्र कैसे हों, उसकी कहानी आदि और उसके शीर्षक और अन्य बातों पर क्या होना चाहिए, उन सभी का जिक्र हम आज यहाँ करेंगे। उस पर एक पूरी चर्चा की जाएगी। ध्रुव स्वामिनी के शास्त्रीय स्वरूप पर चर्चा करते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ध्रुव स्वामिनी नाटक पूर्णतः ऐतिहासिक है। यानी कि शास्त्रीय स्वरूप में यदि हम उसके देश काल की बात करते हैं तो उसका जो वातावरण बनाया गया है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक होने पर भी पूरी तरह से केवल ऐतिहासिक दस्तावेज उसे मात्र नहीं माना गया और न ही रचनाकार ने उसे केवल ऐतिहासिक दस्तावेज बनाकर रख दिया है, बल्कि इसे नाटककार ने रंगारंग कल्पनाओं से भर दिया है। कल्पना और ऐतिहासिकता मिलकर के ध्रुव स्वामिनी का निर्माण होता है और एक अच्छे नाटक का निर्माण हमें यहाँ दिखाई देता है। यह नाटक भारतीय संस्कृति की धरोहर है। यह धरोहर कहना बिल्कुल ही उचित है। यहाँ असत्य पर सत्य की विजय को दिग्दर्शित किया गया है, यानी बताया गया है कि असत्य पर सत्य विलंब से ही सही लेकिन अवश्य ही जीतता है। देश सेवा की भावना और नारी जाति के सम्मान की बात की गई है। देश सेवा, चूँकि हम जानते हैं कि उस समय अंग्रेजी राज था और जिस समय इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा इस नाटक को, उस समय अंग्रेजी राज से त्रस्त होकर अनेक साहित्यकार अपने अपने तरीके से, अपने अपने कल्पनाओं से उसका विरोध कर रहे थे और भारतीय इतिहास को अलग अलग तरीकों से उठा करके प्रस्तुत कर रहे थे। तो देश सेवा की भावना और नारी जाति के सम्मान की बात की गई है। सामाजिक रूढ़िवाद के विरुद्ध इस नाटक में स्त्री जाति का सशक्तिकरण किया गया है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि उस ज़माने में, आज से लगभग कम से कम भी 100 वर्ष पूर्व, हम ये देखें कि उस ज़माने में साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार कितने प्रगतिशील थे और स्त्री सशक्तिकरण की बात तभी से करने लगे थे कि एक स्त्री के अधिकार क्या है और उसको किस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए और उसे किस तरह सशक्त बनाया जाना चाहिए। आधुनिक समाज के हित के लिए शौर्यवान शासक की आवश्यकता है। नपुंसक राजा भोग विलास में लिप्त होकर देश को डुबो देता है। ये एक आप्त वाक्य है। ये सर्वकाल में सत्य ही रहेगा कि यदि राजा शौर्यवान नहीं है, नेतृत्व शौर्यवान नहीं है, तो देश गर्त में डूब जाता है। और यदि वो भोग विलासी भी है साथ में, तो भोग विलासी होकर के देश को बिल्कुल बर्बादी में डुबो देता है। अतः राजा कैसा होना चाहिए, इसमें हमें किरदार दिया गया है चंद्रगुप्त जैसा होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा मिश्रित है। इसमें ऐतिहासिक वृत्तांत और उपलब्धि विद्यमान है। यह नाटक इतिहास और कल्पना से संबंधित चरित्र प्रधान है, यानी कि इतिहास भी है इसमें और कल्पना भी है। इसमें इतिहास और कल्पना का गहरा संबंध, यानी है ही नहीं, गहरा संबंध भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब इससे आगे बात करें तो नाटक है तो नाटक के खंड भी होंगे। तो इस नाटक को 3 खंडों में या 3 अंकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अंक का दृश्य संख्या मात्र 1 है। यानी कि आप समझिए कि कितना आसान बनाया गया है इसको प्रस्तुत करना कि 3 खंड है और तीनों खंडों में प्रत्येक खंड में एक एक दृश्य है। इस नाटक का प्रारंभ रामगुप्त के शिविर से आरंभ होता है। चंद्रगुप्त यद्यपि शौर्यवान एवं कार्यभार चलाने में सक्षम है, फिर भी मंत्री की गणना के चलते वह सब कुछ छोड़कर अपने अग्रज
रामगुप्त को राजपाट चलाने का भार सौंपता है, यानी अपने हित को पीछे कर लेता है और अपने भाई को आगे बढ़ाता है। रामगुप्त स्वयं एक डरपोक और एवं भोग विलासी व्यक्ति होने के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ बना रहता है, यानी क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति में सदा बना रहता है, क्योंकि न तो उसकी बुद्धि चलती है, न ही उसके बाजुओं में, उसकी भुजाओं में इतना शौर्य है, और मन में उसके केवल भोग विलास बसा रहता है। ध्रुव स्वामिनी जो विश्व सुंदरी नायिका है, इसके साथ इसका विवाह संस्कार दुर्योग से, दुर्भाग्य से हो जाता है। अब देखिए कि सुंदरी है जो किसी और के स्वप्न ले रही थी, किंतु दुर्भाग्य से विवाह रामगुप्त से हो जाता है। रामगुप्त अपने दायित्वों से बेखबर रहता है। वाद विवाद के चलते रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के संबंध में दरार पड़ने लगती है। इसी बीच शकराज का आक्रमण हो जाता है। रामगुप्त उसको मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम तो नहीं है। संधि समझौते के तहत वह अपनी ब्याहता धर्मपत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज के हाथ सौंप देने का वादा करता है और अपने आप को दरकिनार कर लेता है। इस पर ध्रुव स्वामिनी क्षुब्ध होकर मृत्यु वरण के लिए तत्पर हो जाती है। एक भारतीय स्त्री जिसका पति है वो किसी और को उसे देने का वादा करते तो वो आत्महत्या के अलावा और क्या कर सकती है, इस तरह की भावना इसमें दिखाई जाती है। देश की बुरी स्थिति एवं रामगुप्त की कायरता को देखते हुए चंद्रगुप्त देश की रक्षार्थ सेना की कमान संभालता है और शकराज को एक विशेष परिस्थिति में, जो हम पिछले व्याख्यान में बता चुके हैं, मार देता है अपनी सूझबूझ से। ज्ञातव्य है कि ध्रुव स्वामिनी के साथ चंद्रगुप्त स्त्री वेश में शकराज के पास गुप्त रूप से पहुंच जाता है। शकराज यह देखकर हैरान रह जाता है कि ध्रुव स्वामिनी का जुड़वा रूप कहाँ से आ गया। अपने वास्तविक रूप को दिखाकर चंद्रगुप्त उससे युद्ध करता है और युद्ध के बाद उसका वध कर देता है। इस तरह हम देखते हैं कि इस पूरे नाटक में ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथोपकथन बिल्कुल सुगठित है, उसके पात्रों की पात्रता सुव्यवस्थित की गई है। इसमें दर्शकों का आकर्षण और जिज्ञासा नाटकीय दृश्यों के प्रति एक जैसा बना हुआ है और ध्रुव स्वामिनी का परिचय शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक है। शकराज द्वारा आक्रमण की प्रक्रिया रामगुप्त की कायरता को दर्शाता है। धूमकेतु को देखकर भयभीत शकराज के कक्ष में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश नाटक में चार चांद लगा देता है। ध्रुव स्वामिनी के कथोपकथन में उतना विस्तार नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। इसमें पात्रों की संख्या सीमित और मूल कथा पर आधारित विषय वस्तु बिल्कुल व्यवस्थित है। इस नाटक में नाटककार ने ध्रुव स्वामिनी की कथा को प्रासंगिक कथा बना दिया है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त इस नाटक के आधिकारिक पात्र हैं। रामगुप्त जैसे अयोग्य और डरपोक शासक से मुक्ति, ध्रुव स्वामिनी का उद्धार और पुनर्विवाह आधिकारिक तौर पर मुख्य घटनाएं हैं जिनके आधार पर इस पूरे नाटक ने अपना रंग दिखाया है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक एक श्रेष्ठ नाटक बन पड़ा है और ये देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी का जो ये शास्त्रीय संरचना का स्वरूप था, ये भी आपको मैं आशा करती हूँ कि आज समझ में आया होगा। अब आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में ध्रुव स्वामिनी पर ही आगे चर्चा होगी। धन्यवाद।